हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बात करते हैं कि जो हमारा चैप्टर चल रहा था रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, ठीक है ना। हमने परमाणु तक पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ा दिया था। अब आगे बात करते हैं परमाणु के बाद में हमारे पास टॉपिक है अणु, यानी कि मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अणु की हम बात करते हैं तो अणु क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जो अणु है वो पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ठीक है ना। और जो अणु होते हैं वो तत्वों या तत्वों के जो परमाणु होते हैं उनके मिलने से बनते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, और जो अणु बनता है वो तत्व के परमाणुओं से या तत्वों के परमाणुओं से मिलने से बनता है, ठीक है। अब जैसे अणु की बात हम करते हैं, जैसे यहाँ पर आपका हो गया O2, तो अगर O2 में हम देखते हैं तो ऑक्सीजन परमाणु के दो अणु हैं N2, इसमें भी ऑक्सीजन परमाणु के वो नाइट्रोजन के दो परमाणु हो जाएंगे। इसी प्रकार से Cl2 है, इसमें क्लोरीन के दो परमाणु हो जाएंगे। अब ऐसे अणु होने चाहिए जिनमें परमाणु समान हो, ठीक है ना। ऐसे अणु जिनमें परमाणु समान होते हैं उन्हें हम कहते हैं समपरमाणविक अणु, ठीक। अब जैसे दूसरी बात करते हैं, हमारे पास है HCl या HNO3, है ना, या CO2, है ना, और SO2। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें जो परमाणु हैं वो अलग अलग तत्वों के हैं, ठीक है ना। जो परमाणु हैं वो अलग अलग तत्वों के हैं, इसीलिए हम इन्हें कहेंगे विषम परमाणविक अणु, ठीक है। तो अणु क्या है कि अणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है या वह छोटे से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, और जो अणु बनते हैं वो तत्व या तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास ऑक्सीजन का अणु है, तो ऑक्सीजन का जो अणु है ये ऑक्सीजन के दो परमाणुओं से मिलकर बना है। इसी प्रकार जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का भी एक अणु है, ये भी अणु आपका नाइट्रोजन के दो परमाणुओं से मिलकर बना है। इसी प्रकार क्लोरीन है, क्लोरीन का भी एक अणु है, ये भी क्लोरीन के दो परमाणुओं से मिलकर बना है। अब यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन का एक अणु बना है ये समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। जितने भी अणु समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तो उन अणु को हम कहते हैं समपरमाणविक अणु। दूसरे आपको हमने यहाँ पर अणु दिए हैं HCl है। अब HCl में आप देखेंगे कि इसमें जो दो परमाणु हैं वो हैं कौन कौन से। एक हो गया हाइड्रोजन का और एक हो गया आपका क्लोरीन का। तो ये जो यहाँ पर जो अणु बने HCl का जो एक अणु बना हुआ है ये दो परमाणुओं से मिलकर बना है, जिसमें से एक परमाणु है आपका हाइड्रोजन का और एक परमाणु है आपका क्लोरीन का। तो हम इस प्रकार के अणु को क्या कहेंगे, विषम परमाणविक अणु, ठीक है। अब आइए नया टॉपिक है हमारे पास अब बात करते हैं, हमारे पास नया टॉपिक है मोल अवधारणा, ठीक है ना। तो मोल अवधारणा है क्या, जैसे कई प्रकार के मात्रक आपने पढ़े हैं फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी, तो वहाँ पर एक विशेष प्रकार के मात्रक की और आवश्यकता हुई और उसे जो मात्रक तैयार किया गया, ठीक है ना, वो है आपका मोल, ठीक। अब जो मोल है, मोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले ओस्टवाल्ड ने किया था, ओस्टवाल्ड, ठीक है ना। ओस्टवाल्ड ने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। और अगर मोल अवधारणा की बात की जाए, मोल अवधारणा है क्या, तो हम मोल अवधारणा कह सकते हैं कि किसी पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो, उस पदार्थ का जो एक मोल होता है
है ना, किसी पदार्थ के 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 कण या परमाणु या अणु या आयन उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। यानी कि जो 1 मोल है, 1 मोल कोई भी पदार्थ होता है, अगर हम उसके 1 मोल की बात करते हैं तो पदार्थ के 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 कण या परमाणु या अणु या आयन पाए जाते हैं। इसी को हम कह सकते हैं मोल अवधारणा। जैसे बात करते हैं कि हमने H2O का 1 मोल उठाया है, H2O का 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक। और इसी प्रकार से CO2 के 1 मोल की बात कर लीजिएगा, इसमें भी यही कंडीशन आएगी सेम, ठीक है। तो हम कोई भी पदार्थ उठाएं या कोई भी हम यौगिक उठाएं, किसी भी पदार्थ के या किसी भी यौगिक के 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 कण या परमाणु या अणु या आयन ये उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब आगे नए टॉपिक की बात करते हैं। नया टॉपिक हमारे पास क्या है? नए टॉपिक की बात हम ये करते हैं कि जैसे हमारे पास जो मोल है, ठीक है ना, तो मोल से हमें कौन कौन सी जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। जैसे किसी पदार्थ का हमने 1 मोल उठाया है और उस पदार्थ के 1 मोल से हम कौन कौन सी जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। जैसे पहली जानकारी है हमारे पास कि जो 1 मोल है, 1 मोल यह दर्शाता है कि पदार्थ में 6.022 इंटू 10⁻23 कण उपस्थित होते हैं या इकाइयाँ उपस्थित होती हैं, ठीक है ना। किसी पदार्थ का 1 मोल सदैव यह दर्शाएगा कि उस पदार्थ में 6.022 इंटू 10⁻23 कण उपस्थित हैं। दूसरा क्या है? दूसरी जानकारी है हमारे पास कि जो पदार्थ का 1 मोल होता है वो उसके परमाणु भार के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। पदार्थ का 1 मोल परमाणु भार के बराबर होता है या तत्व के परमाणु भार के बराबर हो जाता है। तीसरा पॉइंट कौन सा है? अब जैसे हम आपसे बात करते हैं कि पदार्थ के 1 मोल जो है परमाणु भार के बराबर हो कैसे जाएगा, यहाँ पर देखते हैं। जैसे 1 मोल बराबर है ना, जो 1 मोल है वो पदार्थ के परमाणु भार के कैसे बराबर होगा? 1 मोल बराबर होता है परमाणु भार, 1 मोल बराबर होता है भार बटे परमाणु भार, ठीक है। अब यहाँ पर आप मान रखेंगे, जैसे मान लेते हैं हमारे पास सोडियम है, सोडियम का परमाणु भार 23 होता है। अब इसका 1 मोल कैसे आएगा? जब हम सोडियम का जितना परमाणु भार है उतना ही हम इसका भार उठाएं, यानी कि 23 ग्राम। तो यहाँ पर रखेंगे 1 मोल बराबर भार है आपके पास 23, परमाणु भार भी है आपके पास 23। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर हम काट रहे हैं तो 1 मोल ही आएगा। अब जैसे हमने आपसे कहा है कि जो पदार्थ का 1 मोल है वो परमाणु भार के बराबर हो जाता है। यहाँ पर आपने एक यहाँ पर आपका आ चुका है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं परमाणु भार बराबर भार, है ना। तो यानी कि किसी तत्व का जितना परमाणु भार होगा, किसी तत्व का जितना परमाणु भार होगा उतना ही उसका जब भार होगा तब जाकर आएगा 1 मोल। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो 1 मोल है वो तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? तीसरा पॉइंट है हमारे पास तीसरा पॉइंट क्या है कि कोई भी तत्व है या कोई भी यौगिक है
ठीक है ना। उस तत्व का जो 1 मोल होता है या यौगिक का जो 1 मोल होता है उसका एनटीपी पर, एनटीपी का मीन्स मालूम है सभी को, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि सामान्य ताप दाब, ठीक है ना, एनटीपी। तो 1 मोल पदार्थ का जो एनटीपी पर आयतन आता है वो आपका आएगा 22.4 लीटर या 22,400 ml, ठीक है। तो हमें मोल से इतनी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। पहली जानकारी हमने आपको बताई है कि जो 1 मोल है वो हमें यह दर्शाता है कि पदार्थ के 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 कण उपस्थित होते हैं। दूसरी हमने आपको जानकारी दी है कि जो 1 मोल है वो तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। तीसरी जानकारी दी है कि किसी यौगिक के 1 मोल का एनटीपी पर जो आयतन होता है वो होता है 22.4 लीटर या 22,400 ml, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारे पास नया टॉपिक है, नए टॉपिक की ओर चलते हैं। नया टॉपिक है हमारे पास आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या। अगर बात करते हैं आवोगाद्रो संख्या की, तो जो आवोगाद्रो संख्या है वो भी मोल से ही संबंधित है, ठीक है ना। हम आवोगाद्रो संख्या के बारे में कह सकते हैं कि वह संख्या जो पदार्थ में 6.022 इंटू 10⁻23 कणों को दर्शाती है उसी को हम कहते हैं आवोगाद्रो संख्या, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं कि पदार्थ की वह संख्या जो 1 मोल को दर्शाती है उसे आवोगाद्रो संख्या कहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1 मोल किसी भी पदार्थ का होता है, पदार्थ के 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 कण उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। तो हम इसी के आधार पर कह सकते हैं कि आवोगाद्रो संख्या वह संख्या है जो पदार्थ के 6.022 इंटू 10⁻23 कणों को दर्शाती है, ठीक। और आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 कण या परमाणु या आयन, ठीक। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जैसे पहला हमारे पास एग्जाम्पल है कि 1.8 ग्राम H2O में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो, ज्ञात करो, ठीक है। परमाणुओं की संख्या या कणों की संख्या या आयनों की संख्या हम तभी ज्ञात कर पाएंगे जब हमें पता होना चाहिए कि इस पदार्थ या यौगिक के हमारे पास कितने मोल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले हमें भार दिया गया है H2O का। तो H2O का भार हम लिख लेंगे, हमारे पास है 1.8 ग्राम। अब H2O का अणुभार ज्ञात करने जाते हैं, तो H2O का अणुभार बराबर, अणुभार हमारे पास H2O का हमें ज्ञात करना है तो हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो 2 + 16 यानी कि आपके आ जाएगा 18। ये हमारे पास अणुभार आ गया। अब हम मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं H2O के मोलों की संख्या बराबर, फार्मूला हमने अभी आपको बताया था, भार बटे अणुभार या परमाणु भार, ठीक है ना। तो यहाँ पर यौगिक है यानी कि जो H2O है वो आपका यौगिक है, इसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु मिले हुए हैं, तो ये आपका H2O का एक अणु हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं भार बटे अणुभार, ठीक है। अब भार आपके पास है 1.8, अणुभार है आपके पास 18,
ठीक है। 18 का हमें इसमें भाग देना है, तो भाग देने जाएंगे, क्या आ जाएगा 0.1 मोल। तो H2O के जो मोलों की संख्या आई है वो आई है 0.1 मोल, है ना, 0.1 मोल आ गई यहाँ पर। अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ से जो अणु या कण है उनकी संख्या हमसे पूछ रहा है, यानी कि परमाणुओं की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं चूँकि H2O के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या बराबर 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। हमारे पास हैं कितने मोल, 0.1 मोल, तो इसलिए H2O के 0.1 मोल में परमाणुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब इसे आगे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22 परमाणु। तो इस प्रकार से अगर हमसे किसी भी यौगिक के बारे में उसमें उपस्थित कण या परमाणु या अणु की संख्या पूछ रहा है और हमें भार दिया गया हो, तो हम अणुभार ज्ञात करके सबसे पहले क्या करेंगे, उसके मोलों की संख्या को ज्ञात करेंगे। जब मोलों की संख्या हमारे पास आ जाएगी तब हम यहाँ पर मोल अवधारणा लगाएंगे। हमें पता है चाहे कोई भी यौगिक हो, प्रत्येक यौगिक के 1 मोल में जो परमाणु या अणु या आयनों की संख्या होती है वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो हमने यहाँ पर वही लिखा है H2O के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो हमारे पास जो मोल आए थे वो आए थे 0.1 मोल, ठीक है। तो हमने इसे यहाँ पर कैलकुलेट किया, हमारे पास ही आंसर आ गया है। अब बात करते हैं, आज आप लोगों को होमवर्क दे दें थोड़ा, ठीक है, और इसे आप लोग जो ग्रुप है ग्रुप में आप लोगों को भेजना है। आंसर आप ग्रुप में भेजेंगे फ़ोटो खींचकर, ठीक है। और जिन बच्चों के नंबर सेव नहीं है, जैसे सभी के पास सेव नहीं है, तो क्या करते हैं कि आंसर देने के बाद में अपना नीचे नाम अवश्य डालें, ठीक है। देखिए भाई, ऐसा करना है कि जो ग्रुप है ग्रुप में नहीं भेजना है आपको, जो हमारा पर्सनल नंबर है उस पर्सनल नंबर पर सभी लोग भेजेंगे, क्योंकि ग्रुप में जब एक स्टूडेंट आंसर दे देता है उसके बाद बाकी सब चीटिंग कर लेते हैं, है ना। जिसके पास पर्सनल नंबर नहीं है, पहली बात ग्रुप से आप देख सकते हैं, अगर नहीं है तो नोट कर लीजिएगा, आपको इस नंबर पर आंसर भेजने हैं 8303985738, ठीक है। अब देख लीजिएगा, होमवर्क है आपके पास, केवल 2 प्रश्न हैं आपके पास। पहला मैं दे रहा हूं आपको 1.7 ग्राम NH3 में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। दूसरा है आपके पास 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड में आयनों की संख्या ज्ञात करो, आयनों की संख्या ज्ञात करो। तो ये आपका हो गया है होमवर्क, ठीक है। और इसका जो होमवर्क है, होमवर्क का जो आंसर है कल सुबह 8 बजे से पहले ही आ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 8 बजे के बाद आपकी क्लास चालू हो जाएगी। कल आपको नया होमवर्क मिल जाएगा, जो नंबर आपको दिया है या हमारा जो पर्सनल नंबर है उस पर ही सभी लोग भेजेंगे, ग्रुप में कोई भी सेंड नहीं करेगा, ओके। आगे की बात हम लोग करेंगे कल। थैंक यू।